Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter New Centers of Power, and under this chapter, we are doing India as a new center of power. You won't find this India as a new center of power in your book. Some reference is given in the syllabus, है ना. syllabus में है reference material में, उसमें कुछ additional points भी आपको रखने होंगे, जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. So we have seen that when we got independence, after that we have adopted mixed economy in which the elements of both the model of economy, that is capitalism and socialism, were present, but the desired economic growth rate was could not be achieved, and some changes started to be done in the year from the year 1985, and then we see that the disintegration of USSR took place, and with this disintegration we find that there was a kind of pressure from WTO to open the economy on almost all the countries. That pressure was there. जिन्होंने भी अपने इकोनॉमी को क्लोज करके रखा था somehow, उन सब पे ये प्रेशर होने लगा कि उनको अपने इकोनॉमी को ओपन करना होगा, और इसके ही अकॉर्डिंगली हमने भी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने जो हमारा फोकस था दैट वाज ऑन ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि नाउ वी गेट परमिशन फॉर द फ्लो ऑफ people, flow of capital, flow of goods and flow of ideas, है ना. जो बाहर से this is globalization is actually integration of the economy of a particular country with the other economies, है ना. जो दूसरे कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी के साथ हमारी जो इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट हो गया, वो मिल गया. जो बैरियर्स थे वो हटा दिए गए और लिबरलाइज कर दिया गया. एवरी रूल्स वर लिबरलाइज्ड. कोई भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल रहा कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है तो उसको रोकना है ना. ये सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई. अगर बाहर से सामान भी आ रहा है तो उस पर कम से कम इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है ना. तो इस तरह से ये चेंजेस आते हैं. देन प्राइवेटाइजेशन पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो कम होने लगता है. तो ये सारे जो चेंजेस आए और उनसे हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमने गेन किया. बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस वी अचीव्ड हायर ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी. एंड व्हाट वी सी दैट 2019 में इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया. 5th largest. In 2019 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि परचेजिंग पावर, ये जीडीपी. अगर हम इकोनॉमी की साइज़ को देख रहे हैं और उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, तो ऑन व्हाट बेसिस वी से कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमी. वी सी इट ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उन सब के सम टोटल को ही हम जीडीपी कहते हैं. तो हमारा जो जीडीपी के हिसाब से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. अब इसी जीडीपी में एक चीज़ और होती है जिसको हम पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी. तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इसका ये मतलब होता है कि जो भी कंपैरेटिवली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर पीपीपी जो है वो ज़्यादा होती है, परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज सस्ती होती है ना. अब सर्विसेज अगर चीप होंगी तो ऑब्वियसली हमारी जो करेंसी है उससे जो हमारा परचेजिंग होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इसी पैसे में.
जितना पैसा हम यहाँ पर खर्च करेंगे, लाइक इंडिया में जितने पैसे हम खर्च करेंगे और जितना पैसा हम अमेरिका में खर्च करेंगे, उसी मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंड इन इंडिया एज वेल एज इन अमेरिका। सेम अमाउंट ऑफ मनी दोनों कंट्री में स्पेंड करने पर भी हमारे लाइफ का जो हम कंफर्ट्स अवेल करेंगे वो इंडिया में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज सस्ती हैं। उतने ही पैसे में अमेरिका में हम एक बहुत ही साधारण लाइफ जिएंगे, लेकिन उतने ही पैसे में इंडिया में हम एक बहुत ही हाई फाई लाइफ जिएंगे, क्योंकि हमको सर्विसेज यहाँ पर बहुत ही चीपली अवेलेबल होती है। गुड्स का प्राइसेस तो ऑलमोस्ट एक होता है आज के समय में, जबकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, तो गुड्स के प्राइसेस में डिफरेंस नहीं होता, बट सर्विसेज आर वेरी मच डिफरेंट। सर्विसेज के जो रेट्स होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया की जो GDP है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसमें हम थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाते हैं PPP के अकॉर्डिंगली। और GDP के अकॉर्डिंगली, जो GDP का नॉमिनल होता है उसके हिसाब से हम फिफ्थ पे, लेकिन PPP के हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट पे चले जाते हैं। तो ये जो हाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी हमने अचीव किया आफ्टर दिस अडॉप्टिंग दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी की वजह से हम आज हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ पाई है ना। और ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है, जो अगर हम इंडिया की ग्रोथ रेट को देखें तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि इसका जो एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ रेट है वो 5.8% है लास्ट 20 ईयर्स से। We are maintaining this growth rate of 5.8% for the last 2 decades. This is a very great achievement. Because of this, we are one of the world's fastest growing economy. These are very important for you. Okay? कि क्यों हम इंडिया को आज के समय में एक न्यू सेंटर ऑफ पावर मान रहे हैं, तो सबसे पहला जो रीज़न है वो हमारी इकोनॉमी ही है। इकोनॉमी में हमने देखा कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट है बाय नॉमिनल GDP, एंड अगर परचेसिंग पावर पैरिटी में देखें तो हम थर्ड लार्जेस्ट है, और जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ये है 5.8%, एंड दिस 5.8% इज फॉर द पास्ट 2 decades। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हमने इसको मेंटेन करके रखा है ना। और अब हम आगे जो ये हमारा एम है कि हम $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी को अचीव कर दें। सो द गोल इज टू achieve $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, तो इसमें हम ये देखते हैं इंडिया जो है वो अगर इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया को हम देखें, इंडिया का जो एक और एस्पेक्ट है इकोनॉमी में वो ये है कि इंडिया प्रोवाइड्स अ ह्यूज मार्केट बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो बहुत ही बड़ा मार्केट प्रोवाइड करती है, और जिसके कारण जो MNCs हैं दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, और ये भी हमारे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक चीज़ें हो गई, जो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं जिसके कारण हम कहेंगे कि हम एक सुपर पावर हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर? दीज आर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया for a superpower. And now we see the next important point that we are the second largest डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम देखें तो हमारी डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 वी हैव अडॉप्टेड
democratic setup by the constitution. And the first election was done in the year 1951-52, and it was not an easy task. बहुत बड़ा एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और पूरी दुनिया जिसको हम कहेंगे कि द होल वर्ल्ड was watching towards us, because by that time it was the opinion, it was considered that democracy can be established only in rich countries and the country in which people are educated. And in India at that time, we see that India was a poor country. It just got independence, and economic backwardness was there. So it was a poor country, and the rate of literacy was also very low. मोर देन इट्स जो वोटर्स थे उनमें 18% ही लिटरेट थे. तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना. और इस चैलेंज को जो नॉट ओनली द लीडर्स ऑफ द कंट्री बट द पीपल ऑफ द कंट्री हैव accepted this challenge, and we have proved that there can be democracy in the absence of richness, in the absence of formal education. है ना. हमने बहुत अच्छे से हमारा फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट होता है और सब कुछ सही चलता है, स्मूथली होता है. लेकिन ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट इलेक्शन ही अच्छे से होता है, बल्कि जो पास्ट 70 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कभी भी खतरे में नहीं आई. हाँ, थोड़ा समय था, इमरजेंसी का पीरियड आया था फॉर 18 months जिसमें कि डेमोक्रेसी वॉज इन क्राइसिस, बट दैट वॉज फॉर ओनली फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन. आफ्टर दैट डेमोक्रेसी वॉज री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वेरी सक्सेसफुली. अगर इफ वी सी अदर कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड और द कंट्रीज विच गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर Second World War, we see that in most of these countries dictatorship was established. After few years, after establishing democracy, it was not a successful effort, though the leaders made effort to establish democracy, but after some years, 5 or 10 years, in most of these countries, dictatorship was established. But India is completely a democratic country, purely a democratic country for the last 70 years. This is our most important political aspect of being a new center of power. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगर इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, इंडिया के डिफेंस को, तो वो भी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग. व्हाट इज द स्ट्रेंथ? वी आर the world's second largest military force, because the strength is जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनका जो स्ट्रेंथ है आज के डेट में इंडिया में, दैट इज़ 1.4 मिलियन, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स बनता है ओनली बाई नंबर. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. व्हेन वी आर सेइंग दैट इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स बिकॉज ऑफ 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स, एक्चुअली this is what? This is the number of the military personnels, which is making us the world's second largest military force. World's second largest military force. Not only this, we see that our country has the third largest defense budget in the world. जो हमारा डिफेंस पे जो परसेंटेज ऑफ बजट हम स्पेंड करते हैं वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट है. ठीक है. दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट.
Okay, and this is also our strength that we are a nuclear weapon state. After conducting nuclear test in the year 1998, we are now a nuclear weapon state, though it's not official. Officially, there are only 5 nuclear weapon states: US, UK, Russia, China, and France. But we are also nuclear weapon state, and moreover, we have our own stand on treaties like CTBT and PT. As we have discussed in the first chapter when we were discussing the arms control measures adopted by the superpowers, we have seen that India has not signed on nuclear non-proliferation treaty and comprehensive test ban treaty because it is the opinion of our country that these treaties are discriminatory, है ना. They do not treat all the countries in an equal manner, and that is why we are against this treaty and we have not signed on these treaties. तो ये एक हमारा स्ट्रेंथ है. दो हमें जैसे हमने जब सेकेंड टाइम 1998 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, टेस्ट किया, तो आफ्टर दैट टेस्ट, after conduction of those tests, we were punished in a way. Some restrictions, some economic restrictions were put on our country. तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें, ऐसा कई बार ये सवाल उठता है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री कही जाती है, देन वाई इंडिया हैज़ नॉट साइन CTBT एंड PT. इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन. तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. ये अभी आपको इसको बहुत डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम. इसमें हम जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पढ़ेंगे, सेकेंड बुक का जो 4th चैप्टर है इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन, उसमें आपको न्यूक्लियर पॉलिसी जो इंडिया की है वो पूरे डिटेल में पढ़ना है. तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया, तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे. क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो नेबरहुड में जो प्रॉब्लम्स, साउथ एशिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें जो आउटसाइड पावर्स का इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सेस बना हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न था अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें. और CTBT और NPT पे साइन नहीं करने के पीछे रीज़न ये है कि हम उसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं, एंड इट इज़ रियली हाईली डिस्क्रिमिनेटरी. आप 5 कंट्रीज़ को अलाउ कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए, उसके अलावा किसी और कंट्री को ये परमिशन नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव नॉट साइंड ऑन इट, एंड वी हैव आवर ओन स्टैंड. वी आर नॉट फॉलोइंग एनीबडी, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द सुपर पावर्स और एनीथिंग लाइक दैट कि हर कोई कर रहा है तो हमें भी करना. नहीं, हमने अपना स्टैंड रखा है. दिस इज़ वेरी मच important. This shows our strength. Okay, and now we see the achievement of India in the field of space technology. In the field of space technology also we have achieved a lot. Our national space agency is ISRO, ISRO, Indian Space Research Organization. So ISRO, Indian Space Research Organization. This is our national space agency. Okay, national space agency. And this national space agency was established in the year 1969. Okay, and first satellite of India, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इसरो ने जिसको बनाया था, दैट वाज आर्यभट्ट. फर्स्ट
satellite of India, which was built by ISRO. It was with the help of Soviet Union, we launched it in the year 1975. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कि 1975 में हमने अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया. ठीक है, इट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन. एंड देन वी सी दैट एक लूनर ऑर्बिटर Chandrayaan 1 was also sent by ISRO in the year 2008. ठीक है, 2008 में चंद्रयान हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो के ही अचीवमेंट्स को देखेंगे कि इसरो ने क्या क्या अचीव किया है. तो अभी तक में हमने देखा कि इसरो ने आर्यभट्ट को लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, एंड देन लूनर ऑर्बिटर चंद्रयान 1 was launched by ISRO. In the year 2008. और इस में क्या हुआ, इस ये जो लूनर ऑर्बिटर छोड़ा गया, इसने ये डिस्कवर किया क्या कि लूनर वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ आइस, है ना. इट डिस्कवर्ड लूनर वाटर. lunar water in the form of ice. And then again Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 was launched also in July 2019, है ना. It was launched to study the lunar geology. इस तरह से ये हमारे एक बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर बिकमिंग अ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, है ना. और इसके अलावा अगर हिस्टोरिकली और कल्चरली भी हम देखें तो इंडिया जो है वो, इंडिया की जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वो बहुत ही रिच थी हिस्टोरिकली. हमारी जो फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसको माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रो करता है, वो दुनिया का मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशंस में उसकी गिनती होती है. हमारा जो कल्चरली हम देखें तो योगा, आयुर्वेदा, ये सारा कुछ हमने दुनिया को दिया. ज़ीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया. ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है हमारी, है ना. लेकिन इन सब स्ट्रेंथ के बावजूद वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स. वी हैव many socio-economic challenges, like poverty is still a problem in our country. Still people are there who are living below the poverty line. Around 20% जो है वो आज भी BPL है. और न सिर्फ इतना बल्कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. वी आर नॉट सक्सेसफुल in providing nutritious food to our children. This is the failure of a country. Even after 70 years of independence, malnutrition is one of the biggest problem we are facing. Then unemployment, that is also a very important problem of India. And then inequality, the gap between the rich and the poor is existing, and not only it is existing, but we see that this is causing a lot of trouble for the poor people, है ना. तो inequality है rich और poor के बीच में. इसके अलावा gender inequality we are also facing in our society. So many problems are there, they are still there. डाउरी के प्रॉब्लम्स हैं. देन जिस तरह से फीमेल्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, जो क्राइम्स होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. दीज आर saying that the atmosphere is not safe for women still, even after so many years of independence.
तो दीज आर आर फेलियर। देन अगर हम एनवायरमेंटल भी देखें तो हमारा जो राइजिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वीक पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना। नॉट ओनली दिस, वी आर नॉट हैविंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ आवर नेबर्स लाइक पाकिस्तान, चाइना। इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। वी हैव फॉट सो मेनी वॉर्स विद पाकिस्तान, 4 वॉर्स, 47 में एक हुआ, देन 65 में, देन 71 में, देन 99 में। तो ये इतने सारे वॉर होना, क्या ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है? देन चाइना के साथ 1962 का वॉर, एंड देन स्कर्मिश जो होते रहते हैं हमारे अपने नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके, खास करके चाइना के साथ। So these are the obstructions which are obstructing our path for becoming major power in the world politics. But we hope positively, we hope that all these problems will be solved, and India will rise more and more as a new center of power. Okay, so this is all about your India as a new center of power. And now we will see another new center of power, that is Russia. So we all know Russia is the successor of USSR. USSR was one of the superpowers which emerged after the end of the Cold War, after the end of the Second World War, and then we have seen that there was conflict, competition, and rivalry between these two superpowers, that is USSR and US, and all this led to the starting of the Cold War after the Second World War. So USSR was one of the most powerful countries of the world. The world was bipolar, and then in the year 1991, this USSR was disintegrated, and with the disintegration of USSR, we have seen that Russia became the successor of the country USSR, है ना. And today we see that Russia is the largest country area wise, जो कि एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है. ट्रांसकॉन्टिनेंटल मतलब इट इज़ स्प्रेड इन बोथ द कॉन्टिनेंट्स. इसका कुछ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न एशिया में है, कुछ पार्ट जो है वो ईस्टर्न यूरोप में है. तो इस तरह से ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसकी एरिया जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है. ठीक है. और आफ्टर बिकमिंग सक्सेसर ऑफ USSR, रसिया हैज़ इमर्ज्ड. इट टुक टाइम, करीब करीब 10 साल का समय लगा रसिया को फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करने में. एंड इट नाउ इट इज़ a new center of power. So we will see what are the factors which make it a new center of power. So first of all we will see that the economy of Russia. Economy of Russia is 11th largest in the world. Okay. इलेवेंथ लार्जेस्ट जब हम कह रहे हैं तो इसका वही मतलब हुआ कि अगर हम रसिया के GDP को देखते हैं, नॉमिनल GDP को, तो उस हिसाब से ये 11th लार्जेस्ट है. यानी कि जो भी वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, उसको उसकी जो वैल्यू है, उसका जो सम टोटल है, फ्रॉम दैट इट इज़ 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके. एंड अगर PPP के हिसाब से देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, तो ये क्या है, इट इज़ 6th लार्जेस्ट. ये किसके हिसाब से, ये नॉमिनल GDP. और ये PPP के हिसाब से. ठीक है. And now we see the next point. The next is
that Russia has the world's second most powerful military after the US. US के बाद इसकी जो मिलिट्री है वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। तो इस तरह से ये आफ्टर यूएस इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। इस तरह से और भी जो एस्पेक्ट हैं रसिया के वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।